नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबरगांव। 4 मई का दिन, चुनावी नतीजों का दिन। 5 राज्यों में चुनावों के नतीजे आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा फोकस मीडिया का भी, लोगों का भी, पार्टियों का भी बंगाल पे रहा। लेकिन एक बड़े उलटफेर की खबर आई है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के बारे में कहा जा रहा था कि वहाँ डीएमके मजबूत स्थिति में रह सकता है, एआईएडीएमके का प्रदर्शन सुधर जाएगा। एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी, जिन्हें अब जन नायकन कहा जा रहा है। विजय अभिनेता से जो नेता बने हैं, उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च करके चुनाव लड़ा। उनके बारे में कहा जा रहा था कि 15 से 20 सीटों पर अपना असर डाल सकते हैं। एक नए प्लेयर होंगे जिनके बारे में, जिनका प्रदर्शन जैसा रहता है वो बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अब ये पूरी स्क्रिप्ट हो गई है चेंज। विजय वास्तव में जननायकन बनने की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। अभी तक जब हम आपको दिखा रहे हैं 11 सवा 11 बजे तक के रुझान 100 सीटों से ज़्यादा पर वो आगे चल रहे हैं। जो सत्ताधारी दल है, डीएमके का जो अलायंस है, वो तीसरे नंबर पर है, एआईएडीएमके दूसरे नंबर पर है। विजय का जो पॉलिटिकल राइज है, उन्होंने किस तरह इस कैंपेन को में खुद को पोजीशन किया है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें आकाश देंगे। आकाश, हमने एक प्रोफाइल विजय के ऊपर किया था और वो दर्शकों ने हमारे देखा भी किस्सा में। तो उसमें जो पॉलिटिकल जो साइड था उस स्टोरी का, उसे आपने लिखा था। जब आप किस्सा के लिए वो स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तब जितनी जानकारी आपके पास में थी, जितने आपने आर्टिकल्स पढ़े अपने उस पीस के लिए, क्या तब आपको ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि इसकी एक वजह ये भी है कि आप जब साउथ इंडिया के पॉलिटिक्स को देखेंगे ना, तमिलनाडु में खासकर, तो वहाँ पे इनसे पहले मतलब विजय से पहले काफ़ी आपको एग्जांपल्स मिल जाते हैं। आपके पास रजनीकांत का उदाहरण है, मतलब रजनीकांत से बड़ा सुपरस्टार वहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, कमल हासन का एग्जाम्पल है। और दोनों दो तरह की लीग से आते हैं। रजनीकांत की जो छवि है वो मासी है, वो उनके डायलॉग्स उस तरह हैं, उनके एंट्री उस तरह के बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ होती है फिल्मों में। कमल हासन को वो थोड़ा कैरेक्टर आर्टिस्ट वाला माना जाता है और उसमें वो लेजेंड है। दोनों तरह के एक्टर्स वो पहले आ चुके थे, लेकिन जिस मंशा के साथ आए थे उसमें वो कभी कामयाब नहीं हुए थे। एमजीआर का एक एग्जाम्पल मिलता है, जो कि एकदम लेजेंडरी एक्टर थे और उनका फिर वो सीएम तक बने तमिलनाडु में। इसलिए विजय को लेकर कभी ऐसा नहीं लग रहा था कि विजय इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा बदलाव कर सकते हैं तमिलनाडु में, इतना बड़ा चेंज वो स्थापित कर सकते हैं। तो लेकिन और ये कब से चर्चा शुरू हुई विजय थलपति को लेकर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसा बैकग्राउंड नहीं बना रहे थे अपने पॉलिटिकल एंट्री को लेकर, है ना, कि मतलब मैं आऊँगा और मैं सब उलट पलट कर दूंगा। बल्कि बहुत रैंडम सा उनकी एंट्री थी, बहुत प्लान्ड नहीं दिख रही थी उस समय भी, जब मैं रिसर्च कर रहा था, जब हम लोग पढ़ रहे थे उनके बारे में। अक्टूबर 2021 में वहाँ वो एक फ़ैन क्लब है उनका, वीएमआई करके, विजय मक्कल यक्कम। तो 2009 में जब ये शुरू में आए ही थे, और इनके पिता प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने ही लॉन्च भी किया इनको, विजय थलपति को, पिक्चरों में। तो उस वक्त एक फ़ैन क्लब बना इनका वीएमआई के नाम से, और उसी फ़ैन क्लब को इन्होंने तमिलनाडु के निकाय चुनाव में उतार दिया। सीधे तौर पे वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन इनडायरेक्टली ये उन्हीं की एक तरह से कहें कि एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया पॉलिटिक्स की तरफ, कि अब हम निकाय चुनाव से शुरू करेंगे। वहाँ वीएमआई ने 169 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 123 सीटों पर जीत हासिल हुई थी वीएमआई को। तो तब ये देखा गया कि यार ये कुछ उलटफेर कर देंगे, क्योंकि कई ऐसी सीटें जिनको माना जाता है कि डीएमके और एआईएडीएमके का गढ़ है निकाय में, वहां पे इन्होंने उन दोनों पार्टियों को दूसरे और तीसरे स्थान पे भेजा और खुद चुनाव जीता। तो इस लिहाज से ये माना जा रहा था कि शायद कुछ बदलाव कर देंगे, लेकिन क्या इतना बदलाव कर देंगे कि ऑलमोस्ट अभी ऐसा लग रहा है कि वो सरकार ही बना लेंगे। उस नंबर को उन्होंने पार नहीं किया है, 100 के आसपास हैं। 117 की जरूरत है तमिलनाडु में आपको, अगर सरकार बनानी है तो 232 सीटों की विधानसभा है वहाँ पर। लेकिन फिर भी ये मतलब बड़ा उलटफेर जैसा ही है कि वो डीएमके और एआईएडीएमके को एकदम दूसरे और तीसरे स्थान पर ले जाते फिलहाल तो दिख रहे हैं। तो ये है एक चीज़। उसमें आप ये भी देखिए कि जिस तरह से इन्होंने 2024 में अपनी पार्टी की घोषणा की, कोई बहुत माहौल नहीं था। सिंपल सा एक ट्वीट आता है उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से विजय के, कि हम अपनी एक पार्टी बना रहे हैं टीवीके के नाम से, जो उसका नाम है, अगर उच्चारण गलत होगा तो माफ़ कीजिएगा, तमिलगा वेट्री कजगम। तो इस नाम से उन्होंने पार्टी बनाई और लोकसभा चुनाव आने वाले थे। एक बहुत ही, अब क्योंकि चुनाव नतीजे जब आ जाते हैं तो आप अलग अलग तरह से सोचना शुरू कर देते हैं, पहले तो वैसे भी नहीं पता चलता है कि इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो उसी लिहाज से 2024 का लोकसभा चुनाव था, लेकिन उसमें टीवीके ने चुनाव नहीं लड़ा था। विजय उसमें एकदम साइलेंट थे, वो कोई चुनाव में भाग नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनको शायद ये पता होगा कि लोकसभा इलेक्शन का जो पैरामीटर है उसमें जो पूरा नैरेटिव चलता है वो एकदम अलग है और वो उनके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा।
तो स्टेट में, क्योंकि 2014 के बाद से तो वो चलने लगा है ना कि स्टेट में अलग प्लेयर चाहिए, लेकिन यहाँ लोकसभा में तो चाहिए नेशनलिज्म वाला हिसाब किताब बीजेपी के साथ जो है। तो वो एक था, तो उसमें लोकसभा चुनाव में वो नहीं उतरे और अब विधानसभा चुनाव में उन्होंने एंट्री की है और कुछ इस तरह से एंट्री की है। नहीं, और देखने की बात ये भी है कि इनसे पहले जैसे एमजीआर भी, आपने उनकी याद दिलाई, तो बिल्कुल एमजीआर भी इसी तरह से उनका एक राइज था, लेकिन एमजीआर एक प्रॉपर, आप ये कहना चाहिए कि आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग और बैकिंग के साथ आते थे। एमजीआर अगर एक मास अपील लेके आए थे तो उनके साथ करुणानिधि भी थे। आप फेस और ब्रेन की तरह उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसकी बिल्कुल जो द्रविड़ आंदोलन है तमिलनाडु का, उसमें बिल्कुल रूटेड है। विजय उस तरह की शख्सियत नहीं है, या कम से कम उस तरह की पोजीशनिंग उन्होंने अभी तक तो नहीं की। उन्होंने पार्टी के नाम में ज़रूर तमिलागा रखा है, लेकिन द्रविडियन पॉलिटिक्स जिस तरह से चलती है उसका एक अपना कलर फ्लेवर है, वो विजय ने नहीं दिखाया। जिस तरह की मेहनत एक्सपेक्ट की जाती है किसी नए नेता से कि बिल्कुल एक हर ज़िले की भी हर तहसील में जाकर के, उस तरह का विजय का आपको नहीं दिखा। उतनी उनकी रैलीज चेन्नई के बाहर देखने को मिली नहीं। एक बड़ा प्रोग्राम हुआ जिसके अंदर भगदड़ हो गई, और वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। मेरे ख्याल 30 लोगों की वहाँ पे जान गई थी, और उसके बाद विजय वहाँ से तुरंत चले आए, अपने प्लेन में बैठे और वापस वो चेन्नई चले गए। और वो फ्लाइट रडार पर लोग फ्लाइट ट्रैक भी कर रहे हैं कि देखिए हमारे लीडर वापस चले गए। वो इस सारी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ दिया विजय ने। जो द्रविडियन पॉलिटिक्स की जो किताब थी उसको किनारे कर दिया, उस तरह से कैंपेन नहीं किया जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट करते हैं। बावजूद इसके वो लोगों को इतने, उनकी फिल्म में मतलब आपने अपनी तैयारी के लिए जब उनके बारे में पढ़ा होगा, वहाँ से क्या संदेश देती आई हैं? तो जितनी साउथ की फिल्में होती हैं ना, उनके हिंदी डब्ड खूब देखे जाते हैं, बहुत चलते हैं। तो इनकी जो भी फिल्में हैं, मास्टर हो गया, लियो आई थी हाल फिलहाल में, तो उसको भी हम लोगों ने भी देखी ही है। और फिल्में वो मासी वाली बनाते हैं। जो आप रैली वाली बात कर रहे थे ना कि बहुत मेहनत करते हुए उस तरह से नहीं दिखे एक पहली बार के प्लेयर के तौर पे, उल्टा हुआ है इसका कि वो रैली बहुत कम कर रहे थे। उनकी रैलियां अंत समय में जाकर कैंसिल हो रही थी लगातार, है ना। तो और इसके साथ वो दूसरी चीज़ ये कर रहे थे कि जो आप कह रहे थे कि उनके साथ कोई वो ब्रेन नहीं था करुणानिधि वाला या उस तरह का, उनकी छवि भी वैसी नहीं है। आप कमल हसन का एग्जांपल लीजिए, कमल हसन फिल्म फेयर के इवेंट में या इस तरह के जो अवार्ड फंक्शन होते हैं उसके इवेंट में जाएंगे, कोई एक ऐसी बात कह देंगे जिसमें एक पॉलिटिकल लेयरिंग होगी, है ना। तो उनकी एक छवि उस तरह की है कि वो अपने इंटरव्यूज़ में उस तरह की बातें करते हैं, पॉलिटिकल बातें करते हैं। विजय की वो नहीं रही है। विजय विशुद्ध, जो कहते हैं कि मसाला सिनेमा वाला आदमी, उस तरह के रहें। लेकिन फिर भी जब इन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो एक ऑप्टिक्स सेट करने की कोशिश तो इन्होंने की जो वहाँ की पॉलिटिक्स के लिए ज़्यादा सुविधाजनक है। इनकी विचारधारा क्या है वो खुलेआम तौर पे तो नहीं पता है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। पूरे इलेक्शन में उनका इंटरव्यू आपको नहीं मिलेगा। मैं सुन रहा था, राजदीप सरदेसाई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं इंडिया टुडे से जुड़े हुए, वो कह रहे थे कि वो गए विजय से मिलने और इंटरव्यू के लिए जब बातचीत हुई तो शुरू में 1 घंटे उन्होंने ऐसे ऑफ कैमरा बात किया, लेकिन जैसे इंटरव्यू का जिक्र आया उन्होंने मना कर दिया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इंटरव्यू देने में, मैं नहीं चाहता कि मेरे फैंस के साथ जो मेरा संबंध है वो बदले, क्योंकि इंटरव्यू में फिर आपसे अलग तरह से सवालें पूछी जाएंगी। आपसे पूछा जाएगा कि आपकी विचारधारा, जवाबदेही आपकी आपको तय करनी पड़ेगी अपनी। आपसे भगदड़ पे सवाल पूछे जाएंगे कि आप वहाँ से क्यों चले गए थे। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि तमिलनाडु के लिए आपका एजेंडा क्या है। एजेंडा सिर्फ ये नहीं हो सकता ना कि बहुत सालों से 2 ही पार्टियां राज करती आ रही हैं और देखिए जी सूबे में बहुत दिक्कतें हैं। आपको एक प्लान भी तो देना पड़ेगा कि चेंज के लिए आपके पास क्या प्लान है जो आप कमियां गिना रहे हैं। शायद वो इन सवालों से बचने के लिए वो इंटरव्यू, उन्होंने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया और रैलियां वो लगातार कैंसिल कर रहे थे। जो मैं ऑप्टिक्स की बात कर रहा था, तो आप देखिए कि उनके पोस्टर पे आपको पेरियार नज़र आएंगे, आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नज़र आएंगे, के कामराज नज़र आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है कि के कामराज कांग्रेस के नेता थे, सीएम भी रहे, मिड डे मील वाली व्यवस्था उन्होंने वहाँ शुरू करवाई, तो उनकी एक वहाँ छवि है तमिलनाडु में। तो इस तरह के नेता उनके पोस्टर पे हैं। लेकिन जब इस तरह के पोस्टर पे इस तरह के नेता हैं और आप इंटरव्यू देने बैठेंगे तो फिर इन पर सवाल भी पूछे जाएंगे। लेकिन वो बच गए। तो एक तरह से आप देखिए कि अब जब जीत रहे हैं तो फिर वही मैं बात कर रहा हूँ कि जब जीत रहे हैं तो अलग अलग मायने निकाले जाएंगे। तो उसमें एक रीडिंग ये भी हो सकती है कि एक्सपोज होने से बच गए, और जो एक सही में कनेक्शन था कि यार ये आदमी फिल्मों में तो उसी तरह की बात करता है, शायद बदल भी देगा हमारा जीवन।
तो तमिलनाडु में क्योंकि आप जो भी लोग ग्राउंड पे थे, मैं तो नहीं था, जो लोग भी थे उनको आप अगर सुनिए उनके वीडियोस में या वहाँ के पब्लिक ओपिनियन देखिए, तो उसमें वो लगातार ये कह रहे थे कि हमें परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। और डीएमके का शासन है वहाँ, एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, एआईएडीएमके को लोगों ने वहाँ लोग देख चुके हैं। कांग्रेस वहाँ कुछ खास मजबूत स्थिति में है नहीं, तो उनके पास एक नया प्लेयर था जिसकी एक छवि है, तो उन्होंने शायद लोगों ने ये सोचा कि एक मौका इनको देकर देख लिया जाए। कांग्रेस हालांकि अगर इनके अलायंस के साथ एक फ़ायदा इन्होंने, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ इन्होंने ये भी समझदारी दिखाई कि किसी के साथ अलायंस नहीं किया, है ना, कोई वो बैगेज लेकर वो इस चुनाव में नहीं उतरे थे, है ना, कि वो बीजेपी के साथ जाते तो उस तरह का एक टैग जुड़ता उनके साथ, अगर वो कांग्रेस के साथ जाते तो उस तरह का भी एक टैग उनके साथ जुड़ता। हालांकि जब ये विवादों में थे, इनकी जो फिल्म आपने जो इंट्रो में जिक्र किया जननायकन का, उसको लेकर विवादों में थे, सीबीएफसी ने वो फिल्म रोक दी थी, बहुत दिनों तक रिलीज अटकी हुई थी। तो उस समय राहुल गांधी ने इनको लेकर ट्वीट किया था बाकायदा, इनको टैग करके कि विजय गारू को पूरा सपोर्ट है, ये वो करके, तो 3-4 लाइन का वो ट्वीट था। तो कांग्रेस की तरफ से ये झुकाव तो था कि विजय के साथ गठबंधन हो जाए। कई लोगों को मैं सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी चाहते थे कि हो जाए, लेकिन वहाँ के नेता नहीं चाहते थे, तमिलनाडु के जो लोकल लीडर्स हैं इनके, कि नहीं नहीं विजय से गठबंधन नहीं करेंगे। गठबंधन नहीं हुआ तो अब टीवीके को और विजय को भी लग रहा होगा कि ठीक है, फायदे में ही रहे। एक आखिरी टिप्पणी, अभी आप एक पीस पे काम कर ही रहे हैं, वो जल्दी तैयार हो जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि आकाश का पीस जल्दी आप तक के पहुंच जाए, उसमें आपको और जानकारी मिल जाएगी। लेकिन एक टिप्पणी आकाश और अभी दे दीजिए दर्शकों के लिए, जो ये जो त्वरित एक वीडियो हो रहा है उसके अंदर बिहार में जो हुआ उसके बाद में बड़ी जल्दी खारिज किया गया प्रशांत किशोर को कि अब कुछ नहीं आता है और ये और वो, और बहुत बातें करता था, और एक तरह से डिस किया गया प्रशांत किशोर को, है ना। और वो क्योंकि रिजल्ट उस तरह का था, वो कुछ कह भी नहीं पाए। हमने जो उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस देखी प्रशांत किशोर की, उसमें एक वो जनता को से ही उस नाराज़गी का बयान करते हुए दिखे कि आप पैसा लेकर के, मुर्गा खा करके, भात खा करके अगर वोट देंगे तो फिर इसी तरह की सरकार आएगी। तो ऐसा लग रहा था कि एक खटास आ गई है। लेकिन अभी तमिलनाडु से मुझे लग रहा है कि उनको ऑक्सीजन कुछ मिल जाएगा, जो उनका क्या क्या कहते हैं उसको, कंसल्ट करते हैं, कंसल्टेंसी। वो कोई नाम नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि आप जो कहना कहिए, चुनावी रणनीतिकार, सलाहकार, कंसल्टेंसी जो कह ली। प्रशांत किशोर के साथ मतलब जब ये बंगाल जीते थे, और बंगाल जीते तो ये उरूज पे थे अपने उस काम के, जो भी, क्योंकि वो नाम नहीं देते हैं तो मैं भी नहीं देता हूँ, वो जो भी उस पेशे में थे जिसमें वो जाके नेताओं को सपोर्ट कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे चुनाव जीतने में। तो पिछला बंगाल इलेक्शन आप याद कीजिए 2021 का, जिसमें उन्होंने ये चैलेंज किया कि अगर बीजेपी तीन आंकड़ों में चली गई, 100 का पार कर गई, तो मैं जो भी ये काम करता हूँ मैं छोड़ दूंगा। और बीजेपी क्रॉस नहीं कर पाई, 77 सीटों पर जाकर रुक गई। तो वो मतलब उनका उरूज था जिसमें आपने एक चैलेंज दिया, वो ऑलमोस्ट शेन वॉर्न जैसा था कि मैच चल रहा है और उसमें वो ईयरपीस लगाया हुआ है और वो कमेंटेटर से बात कर रहा है शेन वॉर्न, और कह रहा है कि मुझे ब्रेंडन मैकलम जाएगा स्वीप मारने, मैं लेग स्टंप पे बॉल डाल के घुमाऊंगा और इसको बोल्ड कर दूंगा, और बॉल फेंकता है वो सही में लेग स्टंप पे डाल के वो बोल्ड कर देता है। तो वो ऑलमोस्ट उस जैसी स्थिति है, वो एक ऑरा ही बनता है कि आपने कहा और आपने कर दिखाया। फिर वो जाते हैं बिहार। लेकिन इस बीच में आप जब भी प्रशांत किशोर के इंटरव्यूज़ देखेंगे और लोग कहते हैं कि आपने 2014 में मोदी को जिताया, फिर आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिताया, ये पंजाब में जाकर, बंगाल में जाके आपने ममता बनर्जी को जिताया, 2015 में नीतीश लालू को जिताया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जिताया, सबको आपने जिताया। तो वो अपने डिफेंस में एक चीज़ लेकर कहते हैं कि मैं नहीं जिताता हूँ, हम पार्टी से जुड़ते हैं, पार्टी का अपना संगठन है, अपने लोग हैं, हम उसमें कुछ भूमिका निभाते हैं सबको अलाइन करने के लिए। बिहार में वो उनके साथ नहीं हुआ। बिहार में उनको जाकर खुद पार्टी बनानी थी, खुद ही संगठन खड़ा करना था, और खुद ही लोगों से एक प्रॉमिस भी करना था कि हम आपको क्या देंगे। पूरी रैली जो थी, पूरा कैंपेन जो था बिहार में प्रशांत का, वो इस बात पे ज़्यादा केंद्रित होकर रह गया था कि आपको क्या नहीं मिला, या आपके साथ क्या दगाबाजी की इन पार्टियों ने। 30 साल का वो हवाला देते थे कि लालू नीतीश का दौर, और उसमें आपके साथ क्या क्या बुरा हुआ, वो ये ज़्यादातर नहीं बता पा रहे थे कि हम आपको क्या देंगे, है ना। तो उसमें वो फेल हुए और बुरी तरह फेल हो गए, एक भी सीट नहीं जीत पाए। वो खुद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, और उसको ये लेकर कहा गया कि ये डर के नहीं लड़े क्योंकि इनको पता था ये हार जाएंगे। तो उनके जो माना जा रहा था कि अच्छा ये कम से कम जीत सकते हैं, रितेश पांडे जीत सकते हैं, या मनीष कश्यप शायद जीत जाएं, इस तरह के लोग, नहीं जीता कोई भी। और वहाँ उनकी भद्द पिट गई, और पूरा जो आप कह रहे थे कि डिस किया गया उनको, वो बिल्कुल वो डिस हुए। वो
लेकिन उससे पहले जब तमिलनाडु में ये विजय के साथ संपर्क में आए तो वहाँ पे उन्होंने, जो हम पिछली वीडियो में भी मैं जिक्र कर रहा था उनके बयान का, कि उन्होंने कहा कि अभी तक तमिलनाडु में जो सबसे पॉपुलर बिहारी हैं वो महेंद्र सिंह धोनी हैं। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जब तमिलनाडु के चुनाव में मैं आपको जिता दूंगा और टीवीके को जिता दूंगा, उसके बाद तमिलनाडु में सबसे पॉपुलर बिहारी प्रशांत किशोर होगा। तो अब शायद वो एक रिवाइवल की तरह ही हो जाएगा तमिलनाडु में, क्योंकि आप देखिएगा जैसे ही विजय जीतेंगे, विजय तो इंटरव्यू नहीं देंगे, तो लेकिन मीडिया को तो चाहिए ना। नोएडा में जो मीडिया ऑफिस है, हम आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, उनको कोई आदमी तो चाहिए जो बताए कि विजय कैसे जीते, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के तौर पर। वो प्रशांत किशोर हैं, वो आपको दिखेंगे इंटरव्यू देते हुए। हम भेजेंगे ऋषिकेश जी को, हाँ, ठीक है, ऋषिकेश जी को भेजा जाएगा पीके का इंटरव्यू करने। तो बिहार का जो सेटबैक था वो इन कम से कम इस पेशे में, जो ये चुनावी रणनीतिकार और सलाहकार वाला इनका पेशा है, इस पेशे में इनके लिए रिवाइवल की तरह ज़रूर हो सकता है अगर टीवी के यहाँ सरकार बना ले जाती है तो। आप देखिए अभी टाइम हो गया है 11:30 और 105 सीटों पे विजय आगे दिख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की भी वेबसाइट पे 105 सीटों पे वो आगे हैं। AIADMK जो है वो 66 पे है, DMK स्टालिन वाली जो पार्टी है वो 40 पे चली गई है, कांग्रेस यहाँ 4 सीटों पे है और बीजेपी 3 सीटों में है। तो आप देखिए कि तमिलनाडु में भी जाकर ये मतलब एक रीडिंग की तरह ही है कि तमिलनाडु में भी अब कांग्रेस और बीजेपी बराबरी पे ही हैं, है ना। तो बीजेपी वहाँ भी अपने आप को आगे ही बढ़ा रही है और कांग्रेस अपने आप को नीचे ही गिरा रही है। बीजेपी के लिए ऐसा है कि देखिए तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, यहाँ का कोई कितना भी प्रदर्शन जो आएगा बीजेपी के लिए वो प्लस में है, क्योंकि आप एक ऐसी टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं जहाँ पे आप कभी थे नहीं, या जो आपके पॉलिटिकल लाइन है उसके लिए उस सूबे में कभी जगह नहीं रही है ना। और जिस तरह की पॉलिटिक्स उस सूबे में होती रही है वो आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप एक नेशनल पार्टी हैं। तो वो तो इन 3 सीटों में बहुत खुश होंगे। सोचना उनको है जो पावर से दूर रह जा रहे हैं। बीजेपी ने, मुझे नहीं लगता कि तमिलनाडु में पावर के लिए लड़ा होगा। वो AIADMK के साथ अलाय करके ज़रूर इससे पहले पावर में रहे हैं, लेकिन इस बार का रिजल्ट अलग है। देखते हैं, अन्ना DMK शायद TVK के साथ जाकर के सरकार बना ले। DMK, AIADMK और कांग्रेस, इन तीनों को जोड़ दीजिए तो इन तीनों को जोड़ के भी ये पूर्ण बहुमत पे नहीं है। मतलब ये गठबंधन के लिहाज से मैं नहीं कह रहा हूँ, बस ये TVK से फासले के तौर पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि TVK 105 है तो AIADMK और DMK मिलाकर 106 पे हैं। तो वो ऑलमोस्ट इस तरह की स्थिति है कि बहुत ये मार्जिन तो बहुत बड़ा है। इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप अगर हिंदुस्तान के पैरामीटर के हिसाब से देखेंगे तो विकसित राज्यों में आप तमिलनाडु को गिनेंगे। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस उनके बढ़िया हैं, टैक्सेस वहाँ ज़्यादा हैं, लेकिन फिर वहाँ की सुविधाएं उस तरह की, उनके अस्पताल देखिए, उनके आप वहाँ की पुलिस के पास जो मतलब गाड़ियाँ हैं उसी को आप देख लीजिए, और सड़कें वहाँ की, बहुत सारी चीज़ें तमिलनाडु में ऐसी है जो बाकी स्टेट से एमुलेट करना चाहते हैं। इंडस्ट्री, हाई टैक्सेस के बावजूद इंडस्ट्री तमिलनाडु में बहुत है। तो ने बिहार चुनाव के वक्त में जब उन्होंने वो बयान दे दिया कि हम या तो अर्श पे होंगे या फर्श पे होंगे, कि या तो हम प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाएंगे या हम कहीं नहीं होंगे, ये 5-10 विधायक हमारे नहीं आएंगे। तो उनसे पूछा गया कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें वोट करने के लिए पब्लिक को लेनी होगी एक फेथ ऑफ लीप, भरोसा, क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनको एकदम आंख बंद करके वोट करना पड़ेगा। वो मुझे लग रहा है तमिलनाडु में विजय के साथ हो गया है कि फेथ ऑफ लीप वहाँ लोगों ने ले लिया है बिहार के बजाय, कि हमारे पास एक नया आदमी आया है, आंख बंद करके इसको वोट देते हैं और देखते हैं कि ये क्या हमें देते हैं अगले 5। मैं वही कह रहा था कि एक हाई एक्सपेक्टेशन वाला स्टेट है, इजी नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए जो चीज़ें अभी हम देख रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिटिक्स, कुछ पैसे खाते में डालना या कोई चीज़ दे देना, है ना, जैसे वहाँ ये सब तो खूब हुआ, फ्रिज दिया गया, मिक्सी दिया गया, टीवी दिया, ये सब तमिलनाडु में हो चुका है। तो उसके बाद आप कौन सी नई लकीर खींच लेते हैं, और काफ़ी एक आइडियोलॉजिकली चार्ज स्टेट है, पढ़े लिखे लोग हैं, एक अपनी समझ रखते हैं, एक अपनी राय रखते हैं, और बहुत ही इमोशंस के साथ वो जुड़े होते हैं, अभिनेताओं से भी, नेताओं से भी। हमने पहले देखा है कि किस तरह की चीज़ें हुई हैं। उसी तरह की इमोशनल अपील का लगता है कि विजय को फ़ायदा हुआ है। जब तक हम बात कर रहे हैं 105 से 108 हो गया, ECI की ही वेबसाइट पर ये रुझान है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा ये रुझान नतीजों में भी तब्दील होंगे, और ढेर सारे वीडियो प्रेजेंटेशंस हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं खबरगांव पे। उन सबको देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।